provided you the following information for determining its tax and deferred tax expense for the year 2014 and 15. During the year ended 31 December 2015, the company's accounting profit before tax amounting to 40 million. 2014 में कितना था? 30 मिलियन. इसका मतलब 2 सालों की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. ठीक हो गया? The profit include capital gain. Capital gain क्या होता है? टैक्स आप पढ़ चुके हैं. कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल एसेट को बेचने से जो गेन हो. कैपिटल एसेट क्या होता है? एग्जांपल्स कैपिटल एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? टैक्स पड़ा है. टैक्स पड़ा है. ये टैक्स पड़ा है. तुसी बुलावा मना चाह सकते अपने होनहार स्टूडेंट्स देखो FIR 2 जलील हो रहे हैं. हाँ जी. ये कैपिटल गेन. शाबाश शाबाश. सिक्योरिटीज बेचने पे जो गेन होता है, खोते हो प्लांट और मशीनरी, हालात चेक करो. टैक्स पास है. कितों पास होना टैक्स? अमेरिका में कैसे कैसे बच्चे टैक्स पास करता है. हाँ 4 साल FIR 2 हो गए. अच्छा जी. विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कुछ शेयर पड़े हुए थे, बेचा, उस पर कैपिटल गेन हुआ. पुराने टैक्स में लिखा हुआ था कि अगर आपके पास शेयर 3 साल से पुराने हो तो उसको जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. पता नहीं नए वाले में क्या लिखा हुआ है, लेकिन पुराने ज़मानों में यही होता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी को लैंड बेचा है आपने, या आपने कोई शेयर बेचे हैं और वो आपके पास 4-5 साल पुराने पड़े हुए थे, तो उसको बेचेंगे तो उसके गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. तो वो ये बात कर रहे हैं, 2008 का सवाल है कि कैपिटल गेन हुआ लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. हमने इसको क्या किया होगा? 10 मिलियन को और 8 मिलियन को हमने इसको प्रॉफिट में ऐड किया होगा. टैक्स वाले क्या कहते हैं? तो वो क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? हम डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. और ये डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है. ये बात याद रहेगी. अच्छा जी. अगर परमानेंट डिफरेंस है तो इसका मतलब है फिर रिकंसिलिएशन भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब परमानेंट डिफरेंस आते हैं तो रिकंसिलिएशन भी आती है. परमानेंट डिफरेंस ना हो तो रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं होती. याद है कुछ कुछ? अगला पॉइंट. अकाउंटिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एट 31 दिसंबर 2013 वर एज फॉलो. ये 2013 का डाटा दिया है. मशीनरी 200 मिलियन कॉस्ट थी, 25 मिलियन डेप्रेशन थी. इस वक्त कैरिंग वैल्यू कितनी है? फर्नीचर फिटिंग 50 कॉस्ट थी, 10 डेप्रेशन, और इस वक्त कितनी कैरिंग वैल्यू? ये 2013 की दी उसने. देखो हमने 14 का भी सवाल करना है और 15 का भी करना है. तो 13 की वैल्यू उसने दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ये 14 की ओपनिंग है. हमें 14 का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा और 15 का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा. यहाँ तक की बात लगी. Machinery was acquired on Yekam January 13 and it is being depreciated on straight line basis over its estimated useful life of 8 years. बच्चों मशीनरी की लाइफ 8 ईयर है, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी साल की? 25. तो समझ आ रही है कि अभी एक ही साल गुजरा हुआ है. द टैक्स बेस ऑफ मशीनरी एज 31 दिसंबर 2013 वाज 90 मिलियन. अच्छा, टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन कितनी है? ये कोई बता सकते हैं मुझे? टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन 2013 की कितनी है? 110 मिलियन. कैसे पता लगा? क्योंकि अगर 200 की हमने मशीनरी ली है तो वो भी 200 मानते हैं, और वो हमें कैरी वैल्यू बता रहे हैं 31 दिसंबर 13 के साल गुजरने के बाद. तो इसका मतलब वो इनिशियल लॉस है. ठीक हो गया जी. अगला पॉइंट. फर्नीचर एंड फिटिंग आर आल्सो डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. अब इसका 10% ले तो 5 आता है. यहाँ पे 10 लिखा हुआ, क्या मतलब है? कि 2 साल गुजर चुके हैं. इसकी उसने डेटा परचेज नहीं बताई, लेकिन यहाँ से आइडिया हो रहा है कि 2 साल गुजर चुके हैं. ठीक हो गया. द टैक्स बेस ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग एज 31 दिसंबर 2013 वाज 40.5 मिलियन. हमारे नजदीक 40 है, उनके नजदीक 40.5 है. नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन बोथ ऑफ टाइप्स एसेट इज 10% ऑन WDV. ठीक है जी. मतलब टैक्स वालों की नजर में जो नॉर्मल रेट है वो 10% है और WDV बेसिस पे है, मतलब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे नहीं है.
द टैक्स रेट फॉर 2013, 14 एंड 15 वर 35 एंड 30% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस सवाल में जो नया पंगा है वो ये है कि रेट चेंज हो रहा है। चलो इसका क्या करना है वो देखते हैं। फॉर ईच ईयर कैलकुलेट कारपोरेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर। सादल अल्फाज में करंट टैक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? करंट टैक्स की। कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंड। डेफर्ड टैक्स, प्रिपेयर ए नोट, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रिपेयर नोट टू रिकंसिलेशन। सारी बातें समझ आ रही है बच्चों? सारा कुछ मांग रहे, रिकंसिलेशन भी मांग ली, वो जो एक्सट्रैक्ट्स बनाते होते हैं प्रॉफिट लॉस के वो भी मांग लिए, डेफर्ड टैक्स भी मांग लिया, और उसने करंट टैक्स भी मांग लिया। तो बच्चों करंट टैक्स तो आप निकाल सकते हैं ना, मेरा ख्याल है। करंट टैक्स निकाले था शाबाश। हाँ जी, चले देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट देखे थे क्या क्या है जी। 30 मिलियन है और 40 मिलियन, ऐसी है। 14 का 30 मिलियन और 15 का 40 मिलियन। कैपिटल गेन का क्या करेंगे? लेस कर देंगे। कितना कितना? 8 14 में माइनस करेंगे और 10 15 में माइनस करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमने निकाली अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मुझे बताएं जी, 14 में कितनी आएगी और 15 में कितनी आएगी? मशीन की 25 25 और रीडिंग्स की 5 5, 30 30 हो जाएगी। ठीक हो गया। और अब अगला पॉइंट, टैक्स की डेप्रिसिएशन। टैक्स वालों की नजर में 13 में कितनी डेप्रिसिएशन आएगी और 14 में कितनी आएगी? 14 और 15, हाँ। 10% रेट लगना WDV पे, तो 110 का लेंगे 10%, ऐसी है। तो 11 आएगा। अच्छा, 90 का लेंगे 10% है। नेक्स्ट, फिर 40.5 है। टोटल करेंगे तो क्या रहेगा? 13.05। अगले साल का किस पे लेंगे? 81। अगले साल की WDV है, उसका लेंगे 10%, क्या आ जाएगा? 8.1। और नेक्स्ट, वो कैसे आई? 36.45 पे लेंगे 10%। टोटल कितनी आ जाएगी? 11.74। ठीक है जी। तो इस सवाल में बस डेप्रिसिएशन का और कैपिटल गेन का मसला ऐसे ही है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट पे रेट लगेगा। अब याद रखना, 14 में रेट लगना 35% और 15 में रेट 30% लगना है। रेट चेंज हो गया यहाँ। तो सही है, निकाल लें। अब डेफ टैक्स की बात करते हैं बच्चों। अब याद रखो, इस सवाल में पंगे ही दो हैं टोटल। एक कैपिटल गेन का, दूसरा डेप्रिसिएशन, और कोई मसला है नहीं। तो बच्चों डेफ टैक्स की उसने हमें 2013 की वैल्यू बताई है? नहीं बताई। इसका मतलब है पहले 13 की निकालनी पड़ेगी, फिर 14 की निकालेंगे, फिर 15 की निकालेंगे। कल वाले सवाल में उसने हमें डेफ टैक्स की वैल्यू दे दी थी, जो कि गलत थी। याद आ रहा ना कुछ कुछ? अब वो जो भी दे देगा वो गलत है या सही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने सवाल वहां से शुरू करना है। आज वाले सवाल में उसने वैल्यू दी नहीं, तो फिर हमें 13 की निकालनी पड़ेगी ताकि वो 14 की ओपनिंग हो जाए। ऐसी है। तो पहले 13 से बात शुरू होगी बच्चों। 13 में हमारे फिक्स एसेट की
कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 175 और 40 को टोटल कर लें। 215। और टैक्स वालों की नजर में इन एसेट्स की कैरिंग वैल्यू 90 थी मशीनरी की वैल्यू, और 40.5 थी फर्नीचर की वैल्यू। टोटल कितनी होगी जी? 130.5। डिफरेंस लिया बच्चों, डिफरेंस आ गया कितना? 84.5। उस पे लगेगा 35%। 35% क्यों लगेगा? क्योंकि 13 में भी रेट 35% था। 29.575। समझ आ गई बात? बोलो 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 बोलो। अब 2014 में मुझे बताओ, अकाउंटिंग वालों की नजर में कैरिंग वैल्यू कितनी है? निकाल सकते हैं। डेढ़ सौ और 35। 185। ये 185 लिख दिया। अकाउंट टैक्स वालों की नजर में कैसे कैसे कैसे? ये साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू थी, उसमें से 11.745 माइनस करना है। 117.45। ठीक हो गया जी? तो 185 में से 117.45 माइनस करें, कितना आंसर आता है? उस पे रेट लगेगा कितने परसेंट? 35%। 23.6425। अभी सिर्फ यहीं पे रुक जाए। आपके पास 13 का क्लोजिंग है, तो 14 का क्या बन जाएगा? और 14 का क्लोजिंग भी है। तो यहां से बच्चों कंपैरिजन करेंगे जब, तो 14 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। 13 का बैलेंस है 29, और 14 का बैलेंस है 23। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? पहला तो पॉइंट ये है कि लाइबिलिटी है कि एसेट है, कैसे पता लगेगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स पेड, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी। ऐसे ही है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी है 29, क्लोजिंग लाइबिलिटी है 23। ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5.9325। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है जी। लाइबिलिटी में भी कमी हो रही है और एक्सपेंस में भी कमी हो रही है। तो 2014 का एक्सपेंस निकाल लिया आपने, करंट टैक्स भी निकल आया और डेबिट टैक्स भी निकल आया। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। तो हजम शुद्ध। अच्छा जी, अगला पॉइंट बच्चों। अब 2015 की बात करते हैं। 2015 के एंड पे अकाउंटिंग की किताबों में कैरिंग वैल्यू कितनी थी एसेट्स की? 150। और टैक्स वालों की नजर में 10 105.7। ठीक हो गया? तो बच्चों डिफरेंस कितना रहेगा?
उसको लगाएंगे 30% रेट। 14.7885। ठीक हो गया जी। तो बच्चों इसको इससे कंपेयर करें जरा। अच्छा, याद रखना रेट इस पे कौन सा लगना वाला, 35% नहीं लगना, 30% लगना, क्योंकि रेट चेंज हो गया। तो ओपनिंग लाइबिलिटी थी आपकी 23 और क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी क्या थी, 14। तो बताएं जी कितना डेफिट टैक्स आता फॉर द ईयर। 8.90, 8.854। तो जो डेफिट टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है और दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस भी कम हो रहा है। ये एंट्री समझ आ गई सबको, डेबिट टैक्स लाइबिलिटी डेबिट और डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। चेक करें, शाबाश शाबाश। अब बच्चों अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स कहे जाएं बनाने को, बना सकते हैं। करंट टैक्स भी निकाल लिया, डेबिट टैक्स भी निकाल लिया, निकाले जरा शाबाश। एक्सट्रैक्ट्स बनाए। हाँ भाई, एक्सट्रैक्ट बन गए। अच्छा, अब जरा देखें बच्चों, ये 30 का लेंगे कितने परसेंट वाला, इसका कितने परसेंट लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए है, और इसका कितने परसेंट लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। पहले वाले का 35% और दूसरे वाले का 30%, ऐसी है। करके देखें जरा, 30 का 35% लेना है तो क्या आंसर आएगा, 10 पॉइंट। तो वो तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, फॉर्मल डिफरेंस की वजह से नहीं आ रहा। और 40 का लें जरा, 30%, 12, तो ये तो आ रहा 5.6। तो दोनों मैच नहीं करे। दोनों में मसला क्या है, परमानेंट डिफरेंस की। लॉजिक समझ आ गई। अच्छा जी, तो दूसरी बात यह है कि हम जो डेफिडेक्स यहाँ पे निकाला हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। एक तो हमने निकाला किस अप्रोच से, बैलेंस शीट अप्रोच से, दूसरा इनकम से अप्रोच। इनकम से अप्रोच में बच्चों क्या करेंगे, जरा गौर से देखें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, परमानेंट डिफरेंस रिवर्स करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर परमानेंट डिफरेंस आएगा, और उसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक की बात में लगी। जरा देखो बच्चों, 2014 में प्रॉफिट कितना था, 30, परमानेंट डिफरेंस निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा, 22। 22 का लें 35%, 7 मैच कर गया, यही आना चाहिए था ना। अच्छा, अब 2015 में था प्रॉफिट 40, लेकिन उसमें परमानेंट डिफरेंस कितना है, उसको साइड पे कर दें। कितना है जी, 9। लेकिन ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि समटाइम्स सिर्फ परमानेंट डिफरेंस बहुत फड्डा नहीं होता, यहाँ पे एक और फड्डा भी है, रेट चेंज हो गया। समझ लगी कि नहीं लगी। समटाइम फड्डा सिर्फ परमानेंट डिफरेंस का नहीं होता। अगर परमानेंट डिफरेंस का फड्डा होता तो यहाँ पे 9 आंसर अगर आ रहा है तो यहाँ पे भी 9 होता। वहां पे 9 है तो यहाँ पे 9 इसलिए नहीं है बच्चों कि क्यों आपके डेफर्ड टैक्स में आपका जो पिछले साल की वैल्यू को इस साल की वैल्यू से कंपेयर किया है उसमें रेट चेंज हो गया। पॉइंट समझ आ गया। तो रेट चेंज का इंपैक्ट लेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। शुद्ध पहले हमने पढ़ा कि कोई मसला ही नहीं है, 30 का लेंगे 35% क्लोजिंग आंसर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि नहीं, क्लोजिंग आंसर मैच नहीं करता।
क्यों मैच नहीं करता? परमानेंट डिफरेंस की वजह से। आज हमें एक और चीज पढ़ने को मिल रही है, वो क्या है कि सिर्फ परमानेंट डिफरेंस वाहद मसला नहीं है, रेट अभी चेंज हो जाए तो फिर भी चीजें मैच नहीं होनी। तो समझ लगी है? अच्छा, उसमें क्या मसले वो बाद में देखते हैं। अब रेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे निकालना है उसको समझते हैं बच्चों। रेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे निकालना, देखो आपके पास ये 23,645 जो डेफिडेक्स था वो 35% की बेस पे था। किसकी बेस पे था? 35%, मतलब 35% रेट लगाया था तो ये आया था ना, तो ये 35% है। लेकिन साल के एंड पे रेट क्या हो गया? 5% कम हो गया। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। आपने गवर्नमेंट को पैसे देने थे, ये लाइबिलिटी है ना, आपने फ्यूचर में गवर्नमेंट को पैसे देने थे 35% के हिसाब से। लेकिन साल के एंड पे क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा जी भाईजान 30%। इसका मतलब है अब जो वही पैसे गवर्नमेंट जब हमसे ले रही होगी वो 35% नहीं लगा रही होगी, वो 30% लगा रही, क्योंकि हमने तो यही सोचा था ना कि फ्यूचर में देंगे पैसे। वो फ्यूचर जब सच्ची मुच्ची आ गया तो गवर्नमेंट का भाईजान टैक्स तो 30%। पॉइंट समझ आ गया? हमने सोचा था कि हमने गवर्नमेंट को इतने पैसे देने हैं और हमने ये पैसे 35% की बेस पे निकाले हुए थे, और जब वो पैसे देने की बारी आएगी तो गवर्नमेंट हमसे 35% के हिसाब से, मतलब 23 रुपए, वो हमसे गवर्नमेंट 23 रुपए नहीं मांगेगी। हमने 23 रुपए निकाले हुए हैं, किस बेस पे? 35% के हिसाब से गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और जब वो देने की बारी आई तो रेट क्या हो गया? 30। इसका मतलब है हमने अपनी तरफ से लाइबिलिटी कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड कर ली थी। इतने पैसे सच्ची मुच्ची देने नहीं थे हमें, क्योंकि जिस साल में पैसे देने की नौबत आई उस साल में रेट कम हो गया। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। अब वो कितना फायदा हुआ? 23 का 23 बच गया हमारा? नहीं, 23 नहीं बचा हमारा, हमारा 5% हमें बचा है, ऐसे ही ना। तो 5% निकालना है, वो निकालना कैसे है? क्या 23%, जो 23,6,4 लिखा है आपने, ये 100% है? ये 100% नहीं है, ये 35%। तो जब उसको 35 पे डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। कितने परसेंट आएगा? 1%। उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आ जाएगा। तो हमें इतनी बचत हो रही है, 3.3775। समझ आई बात की? तो बच्चों ये 3.3775 जो है ना, ये 9 में से माइनस करें, आंसर मैच कर। देखो जरा इसको। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ आया सबको? वैसे अगर हम रेट लगाते, परमानेंट डिफरेंस निकाल के भी रेट लगाते, तो बच्चों हमारे मुताबिक डेफिडेक्स कितना बनना चाहिए? 9 का। लेकिन रेट कम होने की वजह से हमें बचत हो गई। रेट कम होने की वजह से हमें, अगर रेट कम ना ना होता बच्चों, 35% ही रहता, तो हमारा ये फिर जो डेफिडेक्स है ना 8.854 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ना होता, कुछ और होता, और यहाँ पे नीचे 9 आंसर आ रहा होता। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? रेट कम होने की वजह से हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। वैसे हमारा डेफिडेक्स 9 था, रेट कम होने की वजह से हमारा डेफिडेक्स कितना रह गया? 5.622 और ये देखें अल्टीमेटली टैक्स की वैल्यू मैच कर देगी उसे। तो समझ रही बात है? पिछले साल वाली वैल्यू सीधी सीधी मैच कर गई, कोई पंगा नहीं था। जस्ट हमने प्रॉफिट में से परमानेंट डिफरेंस हट के किया, जो बचा उस पर रेट लगा लिया, आंसर मैच कर गया। लेकिन इस साल में प्रॉफिट में से परमानेंट डिफरेंस साइड पे किया, जो आंसर आया उस पर रेट लगा, वो मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था? रेट चेंज हो रहा है। तो रेट चेंज का इंपैक्ट लेंगे यहाँ पे तो आंसर मैच कर जाएगा। तो अभी याद रखना कि आपका टैक्स एक्सपेंस जो बनता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उसमें सिर्फ एक पंगा था, कौन सा? और अब दो पंगे हैं। कौन से? अच्छा, ये माइनस हुआ है, क्या कभी प्लस भी हो सकता है?
और समझ आइए, जब पैसे कम देने के बजाय ज्यादा देने पड़ जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अभी हमें बचत हो रही है, क्यों? क्योंकि पहले 35% पे पैसे देने थे, अब 30% पे देने हैं, हमें फायदा हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारा 9 आंसर आने के बजाय 5 या 6 आंसर आ रहा है। और लॉजिक समझ आ गई है? अब बोलो तो सही। अब अगला मसला रिकंसिलेशन का है। किसका है? रिकंसिलेशन का है। क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है तो रिकंसिलेशन तो बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जब खुद कैलकुलेट करके बैठे होंगे तो उसका उनका आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं करेगा। अब जरा देखो, 2014 का प्रॉफिट कितना था बच्चों? 40। 2014 का रेट क्या था? रेट, टैक्स रेट कितना था? 35 था। तो वो 30 पे जब 35% रेट लगाएंगे तो कितना टैक्स बनना चाहिए? 10.5 का सोचा हुआ था यार इतना टैक्स पे करेंगे, लेकिन 10.5 नजर नहीं आ रहा उनको। नजर कितना आ रहा है? 7.7। वो कहते हैं मैच नहीं कर रहा। मैच करना चाहिए ना, मैच नहीं कर रहा। अब 2014 में तो एक ही पंगा है। कौन सा? परमानेंट डिफरेंस। तो 2014 में कितना कैपिटल गेन था? 8। 8 का लेंगे 35%, तो 10.5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर मैच कर देगा। समझ आ गई बात? रिकंसिलेशन नहीं समझ आई? ठीक है जी। प्रॉफिट था 30, उस पर 35% लगाया, उसके मुताबिक 10.5 का टैक्स होना चाहिए था। हमने लिखा हुआ 7.7 का। वो कह रहा है ये कैसे 7.7 कैसे बनता है? हम कहेंगे कि जनाब 2014 में 8 का कैपिटल गेन था जिसपे टैक्स नहीं लगा, आप लगा के बैठे हुए हैं। अगर 8 के ऊपर जो टैक्स बनता है वो अगर आप ना लगाते तो हमारा और आपका आंसर मैच हो रहा होता। तो हम उसको दिखा रहे हैं 8 का 35% लेके माइनस कर दो। तो जब 8 का उसने 35% लेके माइनस कर दिया, उसका आंसर 7.7 आ रहा है, हमने भी 7.7 लिखा हुआ। हजम शुद्ध। अच्छा, अब 15 का बाद, 15 का पॉइंट। 15 में प्रॉफिट कितना था? 40। रेट क्या था? 30। अब उस बंदे के दिमाग में कितना टैक्स होना चाहिए? 12। हमने लिखा हुआ 5.622। हमने कितना लिखा हुआ है? 5.62। अब ये मैच नहीं करना। एक तो पंगा वही है परमानेंट डिफरेंस वाला, पहले उसको ठीक करेंगे। 10 कैपिटल गेन था, उस पर रेट क्या लगेगा? 30%। तो 3 माइनस कर दिया, लेकिन 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9। वो कहेगा लैब मैच नहीं, हजे भी नहीं हो रहा। पिछले साल का तो मैच हो गया, लेकिन इस साल का मैच नहीं हो रहा। 9 आंसर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ 5.62। हम कहेंगे इसमें एक और मसला भी है, रेट चेंज हुआ। तो जो लाइबिलिटी हमने पिछले सालों में ज्यादा पे करनी थी, रेट कम होने की वजह से वो लाइबिलिटी कम हो गई। तो चूंकि वो हमें इस साल पता लगा है, उस साल हम अपना फायदा रिकॉर्ड करेंगे। पिछले सालों में जाके तो नहीं ना कर सकते, वो साल तो गुजर गए। वो पता ही हमें इस साल में लगा। तो समझ आई बात? अच्छा, तो इफेक्टिव रेट चेंज लेंगे बच्चों, वो आएगा जी 3.3775। कैसे? ये आपने निकाला हुआ है। 23 से चलिए 6 4 को डिवाइड किया 35 पे, मल्टीप्लाई किया 5 पे। अच्छा, ये प्लस करना है कि माइनस करना है? वंस अगेन आपको सोचना पड़ेगा। पैसे देने थे 35 के हिसाब से, अब कितने हिसाब से देने हैं? तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? लेकिन अगर पैसे लेने होते, पैसे लेने होते 35% के हिसाब से, अब मिलेंगे 30% के हिसाब से, तो फिर हमें नुकसान हो। कौन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तो फायदा हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, समटाइम नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन भी सबको समझ आ गई बच्चों? तो बोलो तो सही। अच्छा जी। तब बच्चों से इसकी जरा थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज।
फर्ज करें जी यूज द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल इन द रेलेवेंट पीरियड। एग्जांपल 2014 में फर्ज करें जी आपका 40% रेट है। 2014 में कितना परसेंट रेट है, और 15 में रेट हो गया 35%। तो करंट टैक्स में तो कोई मसला नहीं है। करंट टैक्स में 2014 में 40% लगा देंगे और 2015 में 35% लगा देंगे, उसमें तो मसला ही कोई नहीं। मसला कहाँ पे आएगा, डेफर्ड टैक्स में आएगा। डेफर्ड टैक्स में फर्ज करें आपकी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है 10,000 और रेट क्या है, तो बच्चों ये 10,000 जो निकला हुआ है ये 30% है या इसका 30% लेंगे। ये जो 10,000 है ये खुद 30% है, नहीं समझ। मतलब कोई एक कैरिंग वैल्यू थी, कोई एक टैक्स बेस थी, उसका कोई डिफरेंस आया था, वो डिफरेंस खुद 100% था, उस पर लगा था 30%। तो 30% लगाने के बाद जो आंसर आया ना वो 10%, 10,000 है, और ये खुद 30% है, 100% नहीं है, क्योंकि 100% डिफरेंस था। जो कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के दरमियान डिफरेंस है वो खुद 100%। तो आपको वो डिफरेंस नहीं दिया जा रहा, आपको तो डेफ टैक्स दिया जा रहा है, तो ये खुद 30%। क्या ये बात में लगी। अब क्लोजिंग डेफ टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को कंपेयर करके। ये यही तस्वीर करनी है। अच्छा नहीं, तो बच्चों ये 10,000 बेसिकली किसके बराबर है, 30% के बराबर है। आंसर क्या रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये 35% लगा किस पे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का एक डिफरेंस आया, उस पे क्या लगा 35%। तो ये आंसर आया कितना, 25,000। लॉजिक समझ लगी। ये ओपनिंग लिख दिया, ये क्लोजिंग लिख दिया, समझ रही बात की। वैसे तो देखा जाए बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करेंगे, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। वो या तो डेफिनेट एक्सपेंस होगा, बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है 10, क्लोजिंग कितनी है 25, 15,000 के आपका टोटल डेफिनेट एक्सपेंस बनते हैं, समझ लगी। लेकिन वो जो 15,000 आप बता रहे हैं ना उसमें दो पंगे हैं। एक तो सच्ची मुची जो एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका वो है, लेकिन एक आपका रेट चेंज होने की वजह से बढ़ रहा है। क्या एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैसे। आपने पहले 30% के हिसाब से पैसे देने थे, अब 35% के हिसाब से देने। तो गवर्नमेंट को पहले कम पैसे देने थे, अब उन्हीं चीजों पे जो पहले डिफरेंस आ रहे थे उन्हीं चीजों पे ज्यादा पैसे देने, तो नुकसान हो रहा है। लॉजिक समझ आ गई। अब बच्चों टोटल हमारा जो एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है टोटल, वो 15,000 का हो रहा है। लेकिन अब हमने देखना है इस 15,000 के अंदर रेट की वजह से कितना हो रहा है, और एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होने की वजह से कितना हो रहा है। लॉजिक समझ आ गई। तो बच्चों उसका तरीका ये है कि भाईजान ये जो 10,000 आपने निकाला था ना, ये किस रेट पे निकाला, मतलब डिफरेंस जो पिछले साल था, डिफरेंस अभी भी वही होगा। लेकिन अगर पिछले साल हमें पता होता कि रेट बढ़ जाएगा, तो हम पिछले साल ही 30% ना लगाते, 35% लगाते। हमें पिछले साल पता ही नहीं था कि अगले साल रेट चेंज होते। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, हमें पता है कि ये वैल्यू खुद 30% है, ये वैल्यू खुद 30% है। अगर उस वक्त हमें पता होता तो डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहे होते, 35% हमारा आंसर आ जाता। मसला ये अब हमें डिफरेंस पता नहीं है, या तो ये कि पहले डिफरेंस पता पता कर लें, उसका 35% ले लें, या फिर इसी को 35% में कन्वर्ट कर लें। लॉजिक समझ आ रही है। अब करना क्या है, 10,000 आपके पास वैल्यू है, कितने परसेंट है, उसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 से। तो बच्चों रेट चेंज की वजह से जो आपको खर्चा पड़ रहा है ना वो निकल आएगा। वो कितना निकला है 1667। अब ये खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैसे पता लगा, रेट बढ़ रहा है,
तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो लिहाजा खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा जी। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रेट चेंज की वजह से, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रेट चेंज, ये एक्सपेंस हमें पड़ गया रेट के चेंज होने की वजह से। अच्छा, जब ये वैल्यू बच्चों 10,000 में जमा हो जाएगी, तो ये आपका किस रेट पे एक्सपेंस निकल आएगा, ये 35% पे हो गया अपडेट, आपको वही 10,000 अब 11,667 हो गया, 35% पे हो गया। और उस वैल्यू को जब क्लोजिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू ऊपर नीचे होने की वजह से आएगा। तो हम कहेंगे 15,000 में से 1,667 का जो एक्सपेंस है वो रेट की वजह से है, और 13,333 जो है वो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के ऊपर नीचे होने की वजह से। लॉजिक समझ आ गई। अब बच्चों इनकम स्टेटमेंट जब आप एक टैक्स बना रहे होंगे ना, तो चूंकि ये दोनों एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो इनको जमा करके हम एक ही लाइन में लिखेंगे, इनकी अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत है नहीं। हजम शुद्ध, बोलो 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 बोलो। अब वो जो एग्जाम्पल नंबर 2 करें और मुझे बताएं कि रेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी, ओपनिंग का 35% और क्लोजिंग का 40%। रेट की वजह से एक्सपेंस में इजाफा होगा कि कमी होगी, लेकिन वैसे वैसे कमी होगी। लॉजिक समझ आ रही। अच्छा, तो बच्चों याद रखना, ओपनिंग तो इधर लिखेंगे, क्लोजिंग इधर लिखेंगे। रेट चेंज होने की वजह से लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है और एक्सपेंस में भी इजाफा हो रहा है। तो आपका ओवरऑल 4,571 जो है आपकी ओपनिंग वैल्यू बन जाती है। ठीक हो गया। उस 4,571 को जब 2,000 से कंपेयर करेंगे ना, तो रेट चेंज के अलावा कैरिंग वैल्यू के ऊपर नीचे होने की वजह से आपके ओवरऑल एक्सपेंस में 2,571 की कमी आई। देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना आपस में, तो 2,000 की कमी है, लेकिन नहीं, रेट की वजह से इजाफा हुआ है और बाकी वजूहत की वजह से कमी हुई है। तो वो इजाफा उस कमी को नेट ऑफ कर रहा था, तो हमें नजर नहीं आ रहा था कि कमी हकीकत में कितने की हुई है। कमी हकीकत में 2,571 की हुई, यहां पे हमें नजर आ रहा है कि कमी 2,000 की हुई है। लॉजिक समझ आ गई। तो अब एक तरफ एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सपेंस में कमी हो रही, तो फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना कैसे है। बच्चों एक तरफ आपके एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सपेंस में कमी हो रही है, तो नेट इफेक्ट आपका 2,000 ही है। अच्छा, फिर अगला सवाल ये है कि सर 4,000 को 2,000 से कंपेयर करते सीधा सीधा 2,000 आंसर आ तो रहा था, तो ये कर क्यों रहे हैं। अब आपको पता चल गया, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपके रिकंसिलिएशन में मसले आएंगे। अगर आप रेट चेंज वाला इंपैक्ट नहीं निकालेंगे ना, तो रिकंसिलिएशन आपकी टैली नहीं होनी। नंबर वन, वो अगर बुजुर्गों ने अगर अपना एक्सपेक्टेड टैक्स निकाल के बैठे हुए हैं, वो भी टैली नहीं होनी। ठीक है ना, वो उनका एक्सपेक्टेड टैक्स कुछ और है, हमारा टैक्स कुछ और है, बीच में परमानेंट डिफरेंस हम निकाल देंगे, लेकिन परमानेंट डिफरेंस निकालने के बावजूद हमारा और उनका टैक्स आपस में मैच नहीं करेगा, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें रेट चेंज का इम्पैक्ट अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे 2,000 ही लिखना है, वो आप ये करते या ना करते सीधा सीधा आंसर 2,000 आ तो रहा है। तो समझ आ गई बात। अब बच्चों अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। कभी एसिड है ध्यान से।
हाँ जी। और अब आपको पता ना, क्योंकि ये एसिड है, उसका ब्रॉडन कैडन चेंज हो जाना। अब अगला पॉइंट, एसिड है, इसका मतलब है इतने पैसे हमने गवर्नमेंट से लेने हैं, इतने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं 25% के हिसाब से, और फिर रेट बढ़ गया, कम हो गया, तो मजीद लेने हैं या देने हैं, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। लॉजिक समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब आपका ओपनिंग बैलेंस है 25% के हिसाब से। हमने सोचा हुआ था कि हमने, या अच्छा, ये 25% खुद है, मतलब कोई डिफरेंस था, उसका 25% लिया गया था, तो 5,000 आंसर आया था। अगर हमें उसी वक्त पता होता कि 35% लेना है, तो आंसर 5,000 ना आता। उसी वक्त हमें पता होता कि हमने गवर्नमेंट से ज्यादा पैसे लेने। लॉजिक समझ आई? तो अब बच्चों, इस 25% को 35% में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? 5,000 को डिवाइड करेंगे किस पे? 25 पे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। तो बच्चों, रेट चेंज की वजह से हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू 5,000 की बजाय 7,000 होनी चाहिए थी। समझ लगी? तो हम अपने ओपनिंग बैलेंस को 7,000 पे पहले रीस्टेट करेंगे। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो ऑलरेडी आ रहा होगा हमारा, 6,000 रुपये आ रहा होगा। क्लोजिंग बैलेंस किस पे आ रहा है? 6,000 पे। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,000। एसेट में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? एसेट में ओवरऑल कमी हो रही है 1,000 से। अच्छा, एक तरफ इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ कमी हो रही है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे होंगे, तो उसका नेट इम्पैक्ट लेंगे 1,000। एक तरफ इजाफा हो रहा है और एक तरफ कमी हो रही है। तो नेट इम्पैक्ट यही है कि इजाफा हो रहा है, इसलिए प्लस में लिखा हुआ। तो समझ आ गई है? अब ये एक और पंगा है कि ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी है और क्लोजिंग बैलेंस एसेट है। ऐसा भी हो सकता है। करो जरा। हाँ, हो गया। क्या होता है? 13,000। 13,000। अच्छा जी। अब बच्चों, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों एक साइड पे आएंगे। टोटल कितना बन गया? अच्छा, रेट चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्यों आ रहा रेट चेंज? हाँ जी। बच्चों, आपने देखना है कि भाई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ओपनिंग बैलेंस की तरफ से। ओपनिंग बैलेंस आपका लाइबिलिटी वाला, एसेट को नहीं देखना आपने। ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी थी, उस पर रेट क्या था? 35%। अब रेट कम हुआ है, तो फायदा होना चाहिए। तो चाहे क्लोजिंग में एसेट है, आपने एसेट को नहीं देखना कि क्लोजिंग क्या है, आपने देखना ओपनिंग, क्योंकि आप बेसिकली ओपनिंग को चेंज कर रहे हैं, क्लोजिंग को नहीं चेंज कर रहे। ओपनिंग 35 पे था, अब रेट कम हो गया है, तो उसकी वजह से लाइबिलिटी में कमी आ रही है, मतलब एक्सपेंस में भी कमी आ रही है। समझ लगी? तो ये बेसिकली आपकी लाइबिलिटी में कमी हो रही है। तो लाइबिलिटी में जब कमी होती है तो क्या होता है? आपकी लाइबिलिटी डेबिट होती है। ठीक है? इसको ये ना समझना कि एसेट में इजाफा हो रहा है। ठीक है जी? खैर, अगर आप समझ भी ले तो अल्टीमेट इम्पैक्ट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि एसेट में इजाफा होने से भी खर्चे में कमी आती है, और लाइबिलिटी में कमी आने से भी खर्चे में कमी आती है। ठीक हो गया? तो बाकी 10,286 जो है वो अदर देन रेट चेंज है। इसको प्रॉफिट लॉस में कैसे लिखेंगे? 11,000 ही लिखेंगे। समझ आ गई बात? ये आखिरी एग्जांपल है बच्चों, ये कर ले जरा।
हाँ जी, हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों तरह देखें, ओपनिंग वैल्यू है 10,000, क्लोजिंग वैल्यू भी इधर ही आएगी, ऐसी है ना। ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग लायबिलिटी दोनों ब्रॉड एंड कैड एक साइड पे ही आएंगे। अच्छा, एसेट की वैल्यू 30% के हिसाब से निकाली हुई थी, रेट बढ़ गया तो एसेट में इजाफा होना चाहिए, तो एसेट में इजाफा होगा तो एसेट मजीद डेबिट होगा। निकालेंगे कैसे? 10,000 को डिवाइड करेंगे किस पे? 30 पे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 1667, ठीक हो गया। और जब इसको टोटल करेंगे, 10 जमा 12 जमा 1667, 23667, मेरे सारे का सारा इधर आ जाएगा। तो रहेगी बात। और 23667 से आपके एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और 1667 से आपके एक्सपेंस में कमी हो रही है, तो नेट इम्पैक्ट यहाँ पे 22 आएगा। नेट नेट इम्पैक्ट क्या आएगा? 22 आएगा। और यहाँ तक की बात सुन लगी। अब बच्चों दोबारा वो सवाल देखते हैं, क्या नाम था इसका सवाल का? वकार। वकार लिमिट का सवाल समझ आ गया आपको बच्चों? अब इसमें दोबारा चीजों को देखते हैं। सबसे पहले उसने मांगा था करंट टैक्स मांगा था। क्या मांगा था? करंट टैक्स। और वो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी, वर्किंग में नहीं करनी थी, उसने मेन रिक्वायरमेंट मांगी थी। तो बेटा सबसे पहले हमने मेन रिक्वायरमेंट करंट टैक्स की। पार्ट एक ले सबको, पार्ट बी, deferred tax balance that is required in the statement of financial position as at the year end। हमने पार्ट बी किया, 2013 का भी निकाला, 14 का भी निकाला, और 15 का भी निकाला। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? ठीक हो गई? पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी, prepare a note showing the movement on deferred tax account and thus calculate the deferred tax charge for the year। सी पार्ट, नोट ऑन डेफर्ड टैक्स। नोट ऑन डेफर्ड टैक्स बच्चों हमने वैसे ही बनाना होता है जैसे डेफर्ड टैक्स का अकाउंट होता है। प्लस डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं, नोट में हमें प्लस माइनस करना। डेफर्ड टैक्स का नोट अगर आपसे मांगा जाए तो अपने डेफर्ड टैक्स के अकाउंट को ही प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना। मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था? 23.626425। रेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, और अदर देन रेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, और क्लोजिंग इफेक्ट। जब भी आपसे क्या कहना नोट ऑन डेफर्ड टैक्स बनाए, तो इसका मतलब क्या है? डेफर्ड टैक्स के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट की बजाय प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है। दैट इज कॉल्ड नोट ऑन डेफर्ड टैक्स। अब बच्चों जरा देखो, ओपनिंग लाइबिलिटी थी 23, क्लोजिंग थी 14। मैंने आपसे कहा टोटल इंपैक्ट बताएं, आपने मुझे बताया था 8.854, याद आ रहा है कुछ कुछ? लेकिन अब इस 8.854 के दो टोटे होने हैं। कौन सा? एक उसका हिस्सा बनेगा रेट चेंज की वजह से, और दूसरा उसका हिस्सा बनेगा एसेट्स की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस में डिफरेंस की वजह से। तो टोटल तो आंसर इनकम स्टेटमेंट में तो 8.854 ही आना है। लेकिन बहरहाल रिकंसिलेशन बनाते वक्त आपको पता होना चाहिए कि रेट चेंज की वजह से कितना बैलेंस बनता है, और अदर देन रेट चेंज की वजह से कितना बनता है। और लॉजिक समझ आ रही है? ओपनिंग था 35, क्लोजिंग था 30, तो 35 से 30 पे जा रहे हैं, लाइबिलिटी में इजाफा होगा कमी होगी? कमी होगी। तो बच्चों लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, ऐसी है। तो रेट चेंज की वजह से बच्चों इंपैक्ट आ रहा है 3.3775, और अदर देन रेट चेंज की वजह से 5.4765। ये समझ आ गया सबको? और इसी को आपने उठा के प्लस माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, तो आपका नोट ऑन डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये माइनस क्यों हो रहा है बच्चों? ये माइनस क्यों हो रहा है? अब बच्चों याद रखना, अगर रेट चेंज यहां पे आ रहा होता और एक्सपेंस दूसरी तरफ आ रहा होता, तो फिर क्या कर रहे होते? बोलो 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 बोलो। रेट चेंज इधर आ रहा होता, मतलब 35% से 40% रेट हो जाता, तो भाई, तो बच्चों इस नोट में क्या कर रहे होते?
रेट चेंज आपका ऐड हो रहा होता और अदर देन रेट चेंज आपका माइनस हो रहा होता। अभी हमने हर तरह का एंगल देख लिया। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, रेट चेंज भी आ गया बीच में, फिर ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, रेट चेंज भी आ गया बीच में। जैसा मर्जी सिनेरियो आ जाए कर लेंगे। ठीक हो गया। तो सी पार्ट भी समझ आ गया। अब डी पार्ट उसने मांगा था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नोट विच शो द कंपाइलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। ये वही एक्सट्रैक्ट जो हम इतने दिनों से बनाते आ रहे हैं, ये उसने एक्सट्रैक्ट मांगे थे, इसमें कोई नई चीज। पार्ट ई, prepare a note to reconcile the product of accounting profit and tax rate to the tax expense। रिकंसिलिएशन मांगी है तो बच्चों रिकंसिलिएशन भी बना लेंगे। सारी रिक्वायरमेंट उसकी समझ आ गई है बच्चों कि नहीं समझ आई? आ गई, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे चलते हैं बच्चों। छुट्टी कोई नहीं, ना 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 ना, क्यों मसला नहीं, खैर है। तो भाई अच्छा जी, अभी तक जो पढ़ा बच्चों उसकी समरी। डेफिडेक्स क्या है जी? इट इज द टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। याद है कुछ कुछ? परमानेंट डिफरेंस में डेफिडेक्स। तो हमने अब डेफिडेक्स की डेफिनेशन को मजीद रिफाइन कर लिया। पहले हम डेफिडेक्स कहते थे कि भाई हमारी कैरिंग वैल्यू और उनके टैक्स बेस में जो फर्क होता है वो डेफिडेक्स होता है। अब हमें पता लगा नहीं, कि भाई सम टाइम किसी चीज की टैक्स बेस नहीं भी होती, हम धक्के से उसको कैरिंग वैल्यू को बराबर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस होता है। तो फिर हमारी डेफिडेक्स की डेफिनेशन मजीद रिफाइन हो गई। इट इज टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। पहले टेम्परेरी डिफरेंस नहीं पढ़ा था तो बात कोई नहीं थी। अब पढ़ लिया है कि डिफरेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट की बात नहीं करनी, टेम्परेरी डिफरेंस की बात। अच्छा, टेम्परेरी डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। फिर दो तरह के होते हैं, एक डिडक्टेबल और एक टैक्सेबल। टैक्सेबल के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, डिडक्टेबल के ऊपर फ्यूचर में फायदा होगा। तो जो जो डिडक्टेबल है उस पर एसेट अराइज होगा, जो टैक्सेबल है उस पर लाइबिलिटी अराइज होगी। समझ आ गई बात? दूसरी चीज, अब डेफिडेक्स की अभी सिर्फ आधी डेफिनेशन हमने पूरी की है। अब अगली आधी आधी रहती है। वो क्या है? इट इज ए टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। टैक्स में आपने पढ़ा हुआ है, लॉसेज होते हैं। वो जो लॉसेज होते हैं उनका फिर फ्यूचर में हमें क्या होता है? बेनिफिट होता है। कितने साल तक लॉसेज आगे जा सकते हैं? 4.5 महीने। हाँ, 6.25 महीने। कितने साल तक? 6 साल तक। बाकी को लोग पूछा नहीं। मैं ये नहीं कि तो आप ही टैक्स नहीं देता, कोई बंदा हायर किया टैक्स का पेपर देना। बिजनेस करूंगा, वेरी गुड, शाबाश। है तो बिजनेसमैन बैठा है जरा, तुम मुंह की हालात चेक करो, कसम इसको दे। टैक्स का पेपर देता भी है क्या? है तो उधर फिर को वेखन है। तो तेरे ग्रुप च टैक्स नहीं सी आंदा तो फिर सही तरह पढ़ा कोई। लेकिन टैक्स सच्ची मुझे उदो आएगा जो बिजनेस करें। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकली। ठीक है जी। अभी तक हमने बच्चों जो डेफिडेक्स पढ़ा है ना, वो टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से पढ़ा है। अभी डेफिडेक्स का आधा हिस्सा बाकी है। वो क्या है? कि अगर लॉसेज हो जाए तो टैक्स तो आपने कोई नहीं पे करना। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? टैक्स पे करते हैं। तो अगर लॉस हो तो टैक्स आना चाहिए वापस। नहीं लॉजिक समझ आ रही? भाई प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स लेके जा रहे हो, तो जब लॉस हुआ है तो मुझे सपोर्ट करो। जब मैं कमा रहा था तो तुम खा रहे थे, उनमें नुकसान हुआ है तो उसी में खुआओ। समझ आ रही बात? तो वो आपको पैसे वापस कोई नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा ना, तो हम आपसे पैसे जो लेके जाने होंगे वो नहीं लेके जाए। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है अगर इस साल नुकसान हो गया, आपको लॉस आ गया, आप उम्मीद लगा के बैठे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, क्योंकि जब प्रॉफिट होता था तो लेके जाती थी, अब लॉस हुआ तो दे के जाएगी। लेकिन वो दे के नहीं जाती। तो फिर आप कहते बच्चू अगली बारी आई। नुकसान हो तो गया, लेकिन हर बारी नुकसान नहीं होना, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होएगा। अच्छा, फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया, अब उस पर टैक्स देना था, अब देंगे? नहीं देंगे। क्यों?
लॉसेज हो ऐसे तो तुम मैंने पैसे नहीं देते। पॉइंट समझ आ रहा है? तो उस वक्त जो पैसे देने थे जो नहीं देंगे, इसका मतलब है फ्यूचर में आपको फायदा होगा। अगर आज आपको कारोबार में नुकसान हुआ है तो इसका मतलब यह है फ्यूचर में टैक्स में आपको फायदा होगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा कि लाइबिलिटी अराइज होगी? एसेट अराइज होगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से अराइज नहीं हुआ, वो तो लॉस आने की वजह से अराइज हुआ। समझ रही बात? टेम्परेरी डिफरेंस होता है कि भाई टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के दरमियान फड्डा पड़ गया। लेकिन यहाँ पे जो डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है वो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के दरमियान डिफरेंस की वजह से अराइज है। वो क्यों अराइज हो गया? कि जो करंट टैक्स आप देते थे, अभी करंट टैक्स वो कैलकुलेट करते तो आपको पैसे देते, वो पैसे वो नहीं दे रहे आपको, तो करंट टैक्स माइनस में आना चाहिए था। गवर्नमेंट आपको पैसे देती, लॉस हो गया। गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही, तो वो पैसे जो आपको नहीं दे रही तो फ्यूचर में आपको क्या देगा? फायदा देगा। तो वो पैसे जो आज बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको, वो नहीं मिल रहे, तो वो एसेट है आपका। समझ आ गई? तो बोलो तो सही। अब बच्चों इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करो आपको टैक्स वालों ने वर्किंग की, अभी अकाउंटिंग लॉस नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स लॉस, सीधा सीधा मतलब टैक्स वालों ने अपनी वर्किंग की, तो कितना लॉस निकला है जी? 5 लाख। तो हम उनसे कह रहे हैं कि भाईजान टैक्स सानू दो। वो कह रहे हैं कि तुम शुक्र करो असि थोड़े को टैक्स लै नहीं रहे। बात लगी? तो हम कहेंगे भाई हम शुक्र नहीं कर रहे, हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में शुक्र करेंगे। अभी शुक्र करने की नौबत आई नहीं, सब्र करने की नौबत। ऐसे ही है कि भाई हमें पैसे मिलने चाहिए थे, आप हमें पैसे नहीं दे रहे। ओके। एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, टैक्स लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। यहां तक की बात लगी। 15 में आया लॉस, 15 में क्या आया? लॉस। अब बारी आई 16 की। 16 में टैक्स वालों ने वर्किंग की तो कितने लाख का प्रॉफिट आ गया? अब हमारे नजदीक इस 7 लाख के ऊपर वो 30% लेके जाएंगे। 7 लाख के ऊपर 30% लगा के वो पैसे लेके जाएंगे। हम कहेंगे नहीं भाईजान जरा रुको, पिछले साल 5 लाख के ऊपर तुमने हमें पैसे देने थे, तुमने नहीं दिए, तो लिहाजा वो पहले एडजस्ट करेंगे हम। तो अब नेट कितना प्रॉफिट बचता है? हम तुम्हें 2 लाख के ऊपर टैक्स देंगे, 7 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। लॉजिक समझ रही? अब करंट टैक्स की वैल्यू में हम कमी कर रहे हैं। करंट टैक्स 7 लाख के ऊपर रेट लगना चाहिए था, हम उसको 7 लाख के ऊपर रेट नहीं लगा रहे, हम 2 लाख पे रेट लगा के उसको टैक्स दे रहे हैं। तो ये फायदा हुआ है इस 5 लाख के ऊपर। किस साल में फायदा हुआ है? 16 में। तो हमें 15 में फीलिंग आ रही है ना कि 16 में फायदा होगा। मतलब एक तो ये है ना कि 15 में नुकसान हुआ, कारोबार ही बंद कर दिया। अगर तो 15 में नुकसान हुआ है, कारोबार ही बंद कर दिया है, फिर तो फायदा कोई नहीं होगा। समझ आ गई? लेकिन 15 में नुकसान हुआ है और नीयत यही है कि कारोबार अगले साल भी करेंगे, और जब अगले साल कारोबार करेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है इस नुकसान से फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा? तो 15 में फीलिंग आ रही है कि 16 में फायदा होगा। और एक तो ये कारोबार बंद कर दो, फिर तो 16 में फायदा हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात। अगर कारोबार चलाना है तो नीयत वो आपने 15 में कर ली होगी कि भाई 16 में कारोबार चलाना है कि नहीं। तो अगर 16 में कारोबार चलाना है तो फिर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस लॉस का फ्यूचर में फायदा उठाएंगे। तो जब आपको पता है कि फ्यूचर में फायदा उठाएंगे, तो इस लॉस के ऊपर जो टैक्स आपने लेना था आपको मिला नहीं, वो एसेट है आपका। इस 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स लेना था? कितना टैक्स लेना था? 1.5 लाख टैक्स हमने लेना था। टैक्स वालों से मैं कहना था भाई 1.5 लाख सानू दो। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ए वाला गवर्नमेंट का ए वाला डिपार्टमेंट बंद है, पैसे देने वाला कोई हिसाब किताब कोई नहीं। ठीक हो गया जी? ये करो तुम कि अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो माइनस कर लेना। गवर्नमेंट कैसे पैसे देती कोई नहीं, लेंदी है, पैसे देने वाली कोई स्टोरी
नहीं। अच्छा, हमने कहा कि चलो ठीक है पुत्र, अगली बारी तुझे रिदार थले आना ही आना है। अगले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 7 लाख। 7 लाख के ऊपर अगर वो टैक्स लेके जाते तो 2,10,000 लेके जाते। हमने कहा भाईजान, हमने आपसे कितना टैक्स लेना था? 1.5 लाख। तुम कितना लेके जाते? अब हमें ना तो तुम्हें 2,10 देंगे, ना तुम हमें 1.5 लाख वापस करना। हम तुम्हें कितना देंगे? 60 देंगे, स्टोरी खत्म। अल्लाह जी समझ आ गई। तो इसका मतलब है 2015 में जो 1.5 लाख लेना था, ये एसेट है आपका। ये क्या है? लेकिन ये डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है। ये तो करंट टैक्स में जो पैसे मिलने थे, नहीं मिले तो एसेट बन गए। लॉजिक समझ आइए कि नहीं? वो जो डेफर्ड टैक्स टिपिकल हमारे दिमाग में है ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस पे जो फटा पड़ता है तो डेफर्ड टैक्स आता है, ये वो वाला डेफर्ड टैक्स नहीं है। ये भी डेफर्ड टैक्स। डेफर क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फायदा होगा। डेफर मीन्स लेट। समझ आएगी बात की? अच्छा जी। अब देखो बच्चों, 15 में आपको फायदा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन 16 में मिल गया। तो जब 16 में मिल गया तो एसेट फिर 16 में खत्म हो गया। 16 में फायदा मिल गया है या मिलना है अभी? तो जिस चीज का फायदा मिल जाए वो खत्म, वो एसेट नहीं रहता। तो 16 में चूंकि बच्चों फायदा मिल गया है, तो लिहाजा बच्चों 16 में देखो, 15 में तो एंट्री यही होगी ना, एसेट, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट। 15 में तो ये एंट्री होगी। लेकिन जब 16 में फायदा मिल गया तो फिर बच्चों क्या एंट्री करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिवर्स। मतलब 2015 में तो ये एंट्री होगी ना, फिर 2016 में क्या एंट्री होगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेबिट, और डेफर्ड टैक्स एसेट, क्रेडिट। वो जो फायदा मिलना था वो मिल चुका है। हजम शुद। अच्छा, सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो बच्चों देखते हैं। इफ सपोज ड्यूरिंग द ईयर 2016, इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। 15 में कितना लॉस हुआ था? 5 लाख। 16 में प्रॉफिट हुआ लेकिन 4 लाख हुआ। कितना हुआ? 4 लाख। हमने कहा भाईजान प्रॉफिट हुआ है 4 लाख, लेकिन पिछला लॉस कितना आ रहा है? अभी भी टोटल ना लॉस ही है। तो उनको हम 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे, उनको क्या हजरी लॉस पे आया। लेकिन बच्चों, इस साल प्रॉफिट हुआ था, पिछला लॉस एडजस्ट हो गया, तो जो एसेट आपने क्रिएट किया था 15 में, उसमें से कुछ ना कुछ तो रियलाइज हो गया ना? क्या सारा 1.5 लाख रियलाइज हो गया? सारा रियलाइज नहीं हुआ, पार्शली रियलाइज हो गया। कितना रियलाइज हो गया प्रॉफिट एसेट? 1,20,000 का एसेट रियलाइज हो गया है, और 30,000 का एसेट अभी पड़ा हुआ है। नहीं, लॉजिक समझ रहे? अगर मैं डेफिड टैक्स एसेट का अकाउंट बनाऊं तो ब्रॉड बैलेंस है 1.5 लाख। 1,20,000 का एसेट मेरा खत्म हो गया है, और मेरा 30,000 का अभी एसेट बाकी रहता है। क्या ये लॉजिक समझ रहे? अब ये 30,000 निकला कैसे? देखो, मेरा अभी कितना अनएडजस्टेबल लॉस रहता है? 1 लाख। उस 1 लाख का मैं 30% लूंगा तो तभी 30,000 आंसर आ जाएगा। या अगर मैं 4 लाख का लूं 30%, तो 1,20,000 रुपये का मुझे एसेट रियलाइज हो गया। तो या तो बच्चों सारे का सारा लॉस अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, तो सारे का सारा एसेट खत्म। लेकिन अभी आधा लॉस एडजस्ट हुआ है, आधा भी रहता है, तो आधा एसेट आपका खत्म होगा, आधा एसेट अभी आपका पड़ा होगा। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? अब अब अगला पॉइंट है कि फर्ज करो 2015 में तो 5 लाख का लॉस था, 16 में भी लॉस आ गया। 15 में कितना लॉस था? 5 लाख। 16 में कितना लॉस हो गया? 2 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया? पैसे तो टैक्स वालों को कोई नहीं देंगे, लेकिन अब की बार हमारे एसेट में इजाफा हुआ कि कमी हुई? इजाफा हुआ। पहले हमने 5 लाख पे 1.5 लाख मांगना था उनसे, अब हम 7 लाख के ऊपर रेट लगा के 2,10,000 उनसे मांग रहे हो। लॉजिक समझाइए।
तो इस साल हमें एसेट के अंदर मजीद कितना इजाफा हुआ? 60,000 का। पहले 1.5 लाख लेना था, अब 2,10,000 लेना है, तो 60,000 का मजीद इजाफा हुआ। तो बच्चों एसेट अगले साल सारे का सारा रिवर्स भी हो सकता है, पार्शियली रिवर्स भी हो सकता है, और एसेट बढ़ भी सकता है। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा, अब बच्चों टैक्स कहता है कि भाईजान जो 5 लाख है ना, वो अब अगले 5 साल चल सकता है, लेकिन जो 2 लाख है ना, वो अगले 6 साल चल सकता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? 5 लाख एक साल गुजार चुका है, पीछे उसके कितने साल रहते हैं? 5। लेकिन 2 लाख का ये पहला साल था, तो उसके पूरे के पूरे 6 साल पड़े हुए। नहीं समझ आ रही? और अगले 5 सालों तक अगर ये 5 लाख ही एडजस्ट ना हुआ, तो उसके अगले साल में इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिले, फिर स्टोरी खत्म, फिर 1.5 लाख डूब गया थोड़ा। अल्लाह की समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों याद रखना अगला पॉइंट। अगर फर्ज करो आपको 2015 में 5 लाख का नुकसान हुआ है, और अगले 10 साल तक आपको लग रहा है नुकसान ही नुकसान है, फायदा होना ही नहीं, इसका मतलब 5 लाख की रिकवरी कभी नहीं होगी। इसका मतलब है आपको आज ही पता है कि 1.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ने कभी नहीं देने। अगले 6 सालों तक अगर आपको उम्मीद है कि भाईजान प्रॉफिट होना ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप कारोबार खोलते हो और किसी कंसल्टेंट ने आपको बताया कि सर इस कारोबार में पहले 10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं है, आप अपनी सिर्फ इज्जत रखने के लिए कारोबार कर रहे हो कि मार्केट में आपका नाम ऊंचा रहे कि आप ये कारोबारी बंदे हैं। समझ लगी? तो बोलो सही। या कोई लोग ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, फ्रंट पे कारोबार खोल लेते हैं, पीछे से डायमंड वगैरह बेच रहे होते हैं। कर ला मैं सर, कर ला 80 वेट कर ला। हाँ? फिल्म ठीक है नहीं? तो कुछ लोगों ने क्या किया होता है, फ्रंट पे कारोबार खोला होता है, और बैक एंड पे जो है वो ब्लैक मनी चल रही होती है, ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए कारोबार में पैसा लगा रहे थे। उनको पता होता है कि कारोबार करने की तो नीयत हमारी है ही नहीं, क्योंकि कारोबार तुम कर ही नहीं रहे, तो लिहाजा इस साल लॉस है, अगले साल भी लॉस, उससे अगले साल भी लॉस, उससे अगले साल भी, अगले 10 सालों तक लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस। ऐसे लोग ऐसे कारोबार के अंदर कभी डेफिडेक्स एसेट क्रिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि छठे साल तक हमें कोई प्रॉफिट होना ही नहीं है, तो लिहाजा ये 5 लाख का लॉस कभी एडजस्ट होना ही नहीं। तो वो 2015 में फिर 1.5 लाख रुपए का एसेट क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज का फायदा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं जो होना ही नहीं। तो एसेट की डेफिनेशन क्या है, और वो फ्यूचर आपको आज ही पता है कि वो फ्यूचर कभी आना ही नहीं, तो लिहाजा वो एसेट आप कभी रियलाइज कर ही नहीं सकते। तो फिर इनकम टैक्स अकाउंटिंग कहती है भाईजान जिस चीज का फ्यूचर में फायदा नहीं है ना, तो एसेट क्रिएट करने की इजाजत भी, तो समटाइम लॉस होने के बावजूद आप एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। और समझ लगी बात है? ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वो कार लिमिट वाला सवाल घर जाके दोबारा